वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। और आज हम लोग जो है सिन इकोलॉजी एंड कम्युनिटी डायनेमिक्स का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो रोल ऑफ कम्युनिटी डायनेमिक्स है इन सिन इकोलॉजी क्या है। और इकोलॉजी के वीडियो में मैंने कुछ पैरामीटर्स को बताए थे जिसका इस्तेमाल सिन इकोलॉजी के इन्वेस्टिगेशन के लिए किया जाता है। उसको भी मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग नोट शॉर्ट नोट के माध्यम का सारा इसमें रख दिया है। सारा का सारा जो प्रैक्टिकल्स आपका है इकोलॉजी का मैक्सिमम जो सिन इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको भी मैंने इसमें इनबिल्ट कर दिया है, आपके पास रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका नोट्स बनता चला जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश। और आज जिस कंटेंट को हम लोग देखेंगे पार्ट 1 को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, वो आई बटन में आएगा। पार्ट 2 है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, इंडेक्स ऑफ डोमिनेंस को देखेंगे, कम्युनिटी डायनेमिक्स को समझेंगे, एट्रीब्यूट ऑफ सक्सेशन इन कम्युनिटी डायनेमिक्स और रोल ऑफ कम्युनिटी डायनेमिक्स इन सिन इकोलॉजी। देखिए पॉपुलेशन डायनेमिक्स को तो हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकॉलजी में, पॉपुलेशन डायनेमिक्स आर्टिकॉलजी का पोर्शन है। ठीक है, पर कम्युनिटी डायनेमिक्स की जब बात करते हैं तो वो सिन इकोलॉजी में आता है। कम्युनिटी डायनेमिक्स सिन इकोलॉजी में आता है। ठीक है, तो पहला हम उठाएंगे आपका। इससे पहले जो आपका क्वालिटेटिव है, पढ़ने से पहले आपको एक रिकॉल करा दें, छोटा सा है। जो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा, आपका प्रीवियस वीडियो था आर्टिकॉलजी का, उसमें कम्युनिटी के जो कंपोनेंट्स थे, कम्युनिटी के जो कंपोनेंट्स थे उन कंपोनेंट के बारे में बताया गया। कम्युनिटी के कंपोनेंट्स में कौन कौन से आए? लाइफ फॉर्म आया, साइज ऑफ प्लांट आया, फंक्शन आया, लीफ शेप आया, लीफ टेक्सचर आया और कैनोपी कवर आया। इन्हीं सारे पैरामीटर्स को सिन इकोलॉजी में हम इन्वेस्टिगेट, मॉनिटर और इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट फार्मूलाज को हम देखेंगे। बहुत सारे फार्मूलाज इसमें ऐसे हैं जो कि यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। और इकोलॉजी का, सिन इकोलॉजी में सारा पोर्शन लगभग इसमें मैंने कवर कर रखा है। तो कम्युनिटी के जो ये कंपोनेंट है, इन कंपोनेंट के जो एनालिसिस के टेक्निक्स हैं उसको सिन इकोलॉजी में कम्युनिटी डायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। जैसे लीफ फॉर्म है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था, इसमें स्लाइड आएगा आपका आर्ट इकोलॉजी का, उसको देखिएगा। इकोलॉजी पहले पढ़िएगा, फिर उसके बाद से आप आर्ट इकोलॉजी पढ़िएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका क्या नाम है, पॉपुलेशन इकोलॉजी। और ये 3 लिंक्स जो इसमें आएंगे उसको जरूर पढ़कर तब यहाँ पहुँचिएगा। इसका अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और पार्ट 1 नहीं देखें तो कृपया पहले पार्ट 1 देखें तब इसे देखें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, आपका बना बनाया नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, तो अब लाइफ फॉर्म है, ट्री के बारे में जानना, साइज ऑफ प्लांट्स के बारे में जानना, फिर फंक्शंस के बारे में जानना, लीफ शेप के बारे में जानना, लीफ टेक्सचर के बारे में जानना, कैनोपी कवर के बारे में जानना। ये सारी चीज़ें जो हम लोग को इंफॉर्मेशन कैलकुलेटेड इकोलॉजी के बारे में मिलती हैं, वो इसी सिन इकोलॉजी के कम्युनिटी के जो है जब हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं तो हमको देखने को मिलता है। तो आगे चले, आपको याद आ गया होगा कुछ ये फोटो देखकर। अब सैम्पलिंग टूल्स इन इकोलॉजी की बात करें, जो ये क्राइटेरिया ऊपर 6 पॉइंट हैं, इन 6 पॉइंट्स को हम कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं सिन इकोलॉजी में, तो उसके 2 ब्रॉड मेथड हैं। पहला है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव में 3 मुख्य मैटर हैं, जो आपका मेथड्स हैं, 3 मेजर हैं, ट्रांजेक्ट, क्वाड्रेट और पॉइंट। ट्रांजेक्ट, क्वाड्रेट और पॉइंट, ये 3 मेजर क्वालिटेटिव हैं, ध्यान रखिएगा। और इन्हीं क्वालिटेटिव एनालिसिस से हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ये 5 पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी आप क्वालिटेटिव एनालिसिस लीजिए, ट्रांजेक्ट मेथड लीजिए, उनसे भी ये 5 निकल जाएंगे, क्वाड्रेट लीजिए उनसे भी 5 निकल जाएंगे, पॉइंट मेथड लीजिए उनसे भी 5 निकल जाएंगे। क्वालिटेटिव मेथड जो है वो माने कि वो प्रैक्टिकल का, आप समझ लीजिए कोई प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं तो उसका वो प्रोटोकॉल है। और जो
क्वांटिटेटिव है वो उसका कैलकुलेशन और रिजल्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक करके ब्रीफ करते हैं। अब आइए ट्रांजैक्ट मेथड में। ट्रांजैक्ट मेथड क्या है? किसी भी वेजिटेशन का, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका नोट्स बन गया। किसी भी वेजिटेशन की स्टडी आप कर रहे हैं इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट के रेफरेंस में, चाहे वो ट्रॉपिक हो, टेम्परेट हो, हाई हो, रेनफॉल एरिया, लो रेनफॉल एरिया हो, एडजेसेंट एरिया हो, या किसी भी इडेफिक प्रॉपर्टी पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए टूल का इस्तेमाल करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए टूल का इस्तेमाल करते हैं ट्रांजैक्ट मेथड में, वो बेसिकली एक लाइन होता है। जैसे कि जब कभी घर वर का काम लगता है या खेत वेत नपाता है, तो उसमें देखे होंगे आप कि एक तो गोल सा चक्री नुमा लेकर आते हैं और उस चक्री से जो है पूरा खेत उसका मेजरमेंट करते हैं। उसमें पट्टी होती है एक, याद है, इंच टेप, ठीक है, तो उसको ऐसे लंबे में रख देते हैं। अब इसी का प्रयोग हम इकालजी में कैसे करें? इकालजी में कैसे जो है इवैल्यूएशन होता है? अब ट्रांजैक्ट मतलब कि लीनियर सैंपलिंग, ट्रांजैक्ट की बात हो गई मतलब कि लीनियर सैंपलिंग एनालिसिस, और ऑब्जेक्ट के जो आपका इन्वेस्टिगेशन है उस पर डिपेंड करते हुए आपका ये ट्रांजैक्ट मेथड 3 अलग अलग प्रकार का होता है: लाइन ट्रांजैक्ट, बेल्ट ट्रांजैक्ट एंड बाइसेक्ट्स। लाइन ट्रांजैक्ट क्या है? एक पर्टिकुलर लाइन पर एक आपने सैम्पलिंग पॉइंट्स बना रखे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको किसी वेजिटेशन का सैम्पलिंग करना है और बहुत सारे वेजिटेशन है, उसमें ग्रासलैंड है, तो हमने एक स्केल लिया जो 30 सेंटीमीटर का आता है, या हम फीता वाला टेप ले लिए, ठीक है, और एक छोर को हमने हुक कर दिया ज़मीन में, और एक को लेकर हम गए और हमने सैम्पलिंग का अपने एरिया रखा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने अपने प्रोटोकॉल में लिखा, जो हमने ऑब्जेक्टिव तय किया, कि हर 5 सेंटीमीटर के स्पीसीज को हम देखेंगे। तो ये जो आपका मेथड हुआ, ये आपका लाइन ट्रांजैक्ट हुआ। एक लाइन पर हर 5 सेंटीमीटर पर पड़ने वाले स्पीसीज को हमने काउंट कर लिया, ठीक है। इसको हम आपके लिए थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए, ये नीचे आप देख रहे होंगे मीटर स्केल है, ये देख रहे हैं, स्केलिंग, नीचे स्केल है, ठीक है। और ये लाइन पर पड़ने वाले सभी स्पीसीज को हम काउंट करते न्यूमेरिकली चले जा रहे हैं। ये जो स्पीसीज आएंगे ये विथ रेफरेंस टू इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट होंगे, ठीक। इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट ऊपर लिखा हुआ है, किस चीज़ पर निर्भर करता है। इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट क्या होगा? यहाँ पर इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट क्या होगा? यदि आप इकोटोन का वीडियो देखे होंगे तो आपके आंसर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इट शुड बी इकोटोन, ठीक है। अब लाइन ट्रांजैक्ट के बारे में क्या है, ये टूल्स कैसा है? तो एक मैट्रिक स्केल टेप होता है, जैसे मैंने बताया, उसको हुक कर देते हैं, और हुक करने के बाद से एक पॉइंट निर्धारित कर दिए कि हमको 5-5 सेंटीमीटर पे लेना है स्पीसीज को, हमको 10-10 सेंटीमीटर पे लेना है स्पीसीज को, या हमको 1-1 मिलीमीटर की स्पीसीज की काउंटिंग करनी है। तो हम इस तरफ पे उसके एक तरफ जिधर हुक करेंगे उस तरफ से हम चलना शुरू करेंगे एंड पॉइंट, दूसरे एंड तक, ठीक है, और हर 5 सेंटीमीटर पे स्पीसीज को काउंट करते हुए चले जाएंगे। इस मेथडोलॉजी से जो हम काउंट करते हैं, इसमें इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड्स और की जानकारी मिलती है, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की भी जानकारी, इडेफिक प्रॉपर्टी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, ग्रेजिंग और अदर बायोलॉजिकल प्रेशर्स जो होंगे स्पीसीज पे, उसकी भी जानकारी हमको यहाँ से मिल जाती है। अब इसमें
किसी भी प्रकार का, जैसे जैसे हम स्पीसीज को हुक से, जिधर हमने उसको टाई अप किया है उधर से, और हमको जिस एंड पे काउंट करते हुए जाना है, माने कि आप ये समझिए कि यहाँ पे मैंने किसी चीज़ को टाई अप कर दिया और इस पटरी को यहाँ तक ले जा रहे हैं और यहाँ पे भी फिक्स किया है। अब हर 5 सेंटीमीटर पे हमने स्केलिंग करी है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या होगा, हमको स्पीसीज के ग्रेजुअल चेंज के बारे में जानकारी मिलेगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में जानकारी मिलेगी, उसके अपीयरेंस, उसके डिसअपीयरेंस की जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो ये सारा रोल इनपुट करेगा सिनिकोलॉजिकल पैटर्न में। ये सारा इंफॉर्मेशन सिनिकोलॉजिकल पैटर्न के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ही ज़्यादा। और इससे हम एक जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसमें कि हम स्पीसीज के फ्रीक्वेंसी और उसके जो है डेंसिटी को भी इवेल्युएट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ लाइन ट्रांजेक्ट हमको उस पटरी की चौड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये लाइन है, अब इसकी कोई एक वृत्त तो होगी ही, एक चौड़ाई होगी, पर इन केस ऑफ लाइन ट्रांजेक्ट चौड़ाई से कोई लेना देना नहीं, हमें लेना है लंबाई से, ठीक है, लेंथ से। अब दूसरा आता है बेल्ट ट्रांजेक्ट। बेल्ट ट्रांजेक्ट में देखिए, यहाँ पे हमको इसके चौड़ाई से लेना देना है। ये जो इसका वृत्त है, इस वृत्त से हमारा रिलेशन है, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। बेल्ट ट्रांजेक्ट क्या है? सिंपली एक बेल्ट, जैसे आपके जीन्स का बेल्ट होता है, बेल्ट होता है, बहुत लंबा बेल्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, ये यूनिफॉर्म इन्वेस्टिगेशन होता है। अब ये सब देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक बेल्ट को हमने ले डाउन किया, उसके हमने एक तरफ को हुक कर दिया, ए और बी इसको मैंने हुक कर दिया, और सी और डी को हुक कर दिया। अब स्पीसीज जो ए एफ एफ जी जी आई के एम एल फिर एम ओ क्यू, ठीक है, फिर क्यू एस डब्ल्यू यू डब्ल्यू और डब्ल्यू वाई और सी के अंतर्गत आएंगे, इनको हमको देखना है, इनको हमको इसमें काउंट करना है, ठीक है। इसके अंदर जो आएंगे स्पीसीज, ठीक, तो ये ब्लॉक्स हैं, और इन ब्लॉक्स के अंदर आने वाले स्पीसीज को हमको देखना है, उनकी सैंपलिंग करनी, ठीक है। 10 सेंटीमीटर क्लोज्ड हर्बेसियस वेजिटेशन के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है 1 से 10 मीटर वुडलैंड के लिए, 1 से 10 मीटर वुडलैंड सैंपलिंग के लिए किया जाता है। वुडलैंड मतलब वुडलैंड का जूता नहीं, वुडलैंड मतलब कि फॉरेस्ट एरिया, समझ रहे हैं। तो वहाँ के सैंपलिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बेल्ट ट्रांजेक्ट भी हमको डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बारे में सबसे बेहतरीन जानकारी हमको यहाँ मिलती है, इन कंपेरिजन टू लाइन ट्रांजेक्ट। इन कंपेरिजन टू लाइन ट्रांजेक्ट, द बेल्ट ट्रांजेक्ट इज द बेस्ट वे टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द डेंसिटी ऑफ द वेजिटेशन इन ए सैंपल्ड एरिया इन ए यूनिट टाइम। ध्यान रखिएगा। अब इसमें स्लॉट्स होते हैं, बेल्ट ट्रांजेक्ट्स में स्लॉट्स होते हैं, लाइन ट्रांजेक्ट में कोई स्लॉट नहीं होता। बेल्ट ट्रांजेक्ट का जो स्लॉट होता है वो ए से के तक देख रहे हैं आप, ठीक है, ये फर्स्ट वेजिटेशन होता है। सेकंड वेजिटेशन के से शुरू होता है एस तक, ये ट्रांजिशन रीजन कहलाता है। और इसके बाद से सेकंड वेजिटेशन होता है जो शुरू होता है एस से डी तक, ठीक। तो ये बेल्ट ट्रांजिट मेथड है, और हमको यहाँ से क्या मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी मिल रही है, और सबसे सटीक मात्रा में मिलती है। सटीक में तो लाइन भी आएगा, पर इन कंपेरिजन टू बेल्ट लाइन इज नॉट मोर इफिशिएंट, क्योंकि हमको यहाँ पे ट्रांजिशन जोन के बारे में भी पता चल जाएगा। वहाँ पे ट्रांजिशन जोन के बारे में जानकारी उतनी क्लियर कट नहीं मिलेगी। अब डेंसिटी को कैसे निकालते हैं? मान लीजिए भाई इकोलॉजिकल डेंसिटी तो कैसे कैलकुलेट होगा?
डेंसिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज इन अ सैंपल प्लॉट अपॉन नंबर ऑफ प्लॉट सैंपल। भाई एक प्लॉट में, एक प्लॉट मतलब हो गया क्या, मतलब समझ रहे हैं, इसका एक ये सेगमेंट, एक खाना, इसको ये एक प्लॉट हो गया, ठीक है। तो कोई स्पीसीज कितने प्लॉट में आई अपॉन नंबर ऑफ प्लॉट सैंपल्ड, कितने प्लॉट सैंपल किए गए, ठीक है, ये डेंसिटी है। फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी बताता है, अभी और आगे डिस्क्राइब करूंगा फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी बताता है कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ स्पीसीज अपॉन नंबर ऑफ प्लॉट सैंपल्ड। अब अगर देखिए परसेंटेज फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, केवल फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी अलग है। अगर हम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ 100, अदरवाइज इट इज फ्रीक्वेंसी एंड इट इज डेंसिटी। बेल्ट ट्रांजिट मेथड जो है वो पॉसिबल डिटरमाइन करता है बेसल एरिया और बेसल कवर और स्पीसीज के डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी और आईवीआई को कैलकुलेट करने में भी मदद करता है। देखिए मैंने पहले ही आपको यहाँ बताया है, ये जो आपके ये क्वांटिटेटिव बलाएं हैं, क्वालिटेटिव, इससे आप कोई भी सेगमेंट को एनालिसिस कर सकते हैं, किसी पॉइंट से भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हैं, ट्रांजिट से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आपका इकोलॉजिकल है वो सैम्पलिंग रिक्वायर्ड है। जैसे एक इंडस्ट्री में कई सारे ट्रीटमेंट प्लांट के इक्विपमेंट लगे हैं, कोई जरूरी नहीं है, इट डिपेंड अपॉन द वेल्थ ऑफ द इंडस्ट्री। अब आइए बाइसेक्ट मेथड। बाइसेक्ट मेथड मतलब समझ, नाम से ही आप उसको उत्तर समझ गए होंगे, वह पोर्शन जहां कोई स्पीसीज बाइसेक्ट हो रही है, माने एक दूसरे को ओवरलिंक करके निकल रही है। द ट्रांजेक्ट आर यूज टू सैंपल द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन, दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन। अगर हमें किसी भी एरिया में अब कैसे बताते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्ट ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक के हम डिसाइड करते हैं। अभी आप देखे होंगे उसमें लाइट के बारे में जिक्र है, लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल के अकॉर्डिंग पेड़ों की हाइटें वेरिएट कर जाती हैं। तो अगर हम वर्टिकल स्पीसीज का जो है हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो देन वी हैव टू यूज बाइसेक्ट मेथड। फॉर वर्टिकल इन्वेस्टिगेशन वी हैव टू यूज बाइसेक्ट मेथड। कहीं कहीं पर लिख देता है हाउ यू कैन कैलकुलेट द स्ट्रेटिफिकेशन इन इकोलॉजिकल इफिशिएंसी। फॉर इकोलॉजिकल इफिशिएंसी के लिए तो करेंगे, या पूछ दे कि स्ट्रेटिफिकेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप कहेंगे लाइन ट्रांजिट से नॉट पॉसिबल, बेल्ट ट्रांजिट से नॉट पॉसिबल। यू शुड हैव टू यूज बाइसेक्ट मेथड। बाइसेक्ट मेथड ये पर्टिकुलर मेथड है जो डिजाइन किया है फॉर जो है स्ट्रेटिफिकेशन। बाइसेक्ट मेथड से हमें जो है क्या मिलता है, एक रफ फ्लोरिस्टिक पिक्चर मिलता है कम्युनिटी का। फिर स्टेरोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज को हम देखते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस बाय स्पीसीज को देखते हैं, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट को देखते हैं। फिर इसके बाद से हम अरेंजमेंट एंड एक्सटेंट ऑफ रूट सिस्टम और कैनोपी कवर को देखते हैं। ओवरऑल ये ट्रांजेक्ट मेथड है, मतलब लाइन ट्रांजेक्ट, बेल्ट और बाइसेक्ट, ये हमको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेजिटेशन को कोरिलेट करके विथ रेफरेंस टू इन्वायरमेंटल कंडीशन बताता है। ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को कोरिलेट करके इन्वायरमेंटल कंडीशन, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन की प्रिडिक्शन हम यहां पे देखते हैं। अब आइए कोऑर्डिनेट मेथड। जब बात कोऑर्डिनेट की हो तो दिमाग में सबसे पहला चीज ये उठना चाहिए, ये
जो यहाँ लिखा है, क्या कहानी लिखी है? हेलो आई एम स्क्वायर, आई एम क्वाड्रेट। क्वाड्रेट स्क्वायर में होगा हमेशा ही। अब क्वाड्रेट के लिए जो ऊपर पॉइंट दिए गए वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर का क्वाड्रेट हर्बेशियस, 20 मीटर से 20 मीटर का क्वाड्रेट ट्री, 5 से 5 के सर्व्स का इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे? 5 गुणे 5 का क्वाड्रेट बेसिकली स्क्वायर होता है। स्क्वायर होता है जिसमें प्लांट कम्युनिटी जो आती है उसको डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और क्वाड्रेट से हमको फेथफुल डेटास की प्राप्ति होती है। कई तरीके के क्वाड्रेट होते हैं। क्वाड्रेट का उपयोग स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन बिटवीन 2 प्लांट कम्युनिटीज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो रिलेटेड हों या नॉन रिलेटेड हों। कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों स्पीसीज आपस में रिलेट ही कर रहे हों। नॉन रिलेटेड होंगे तो भी, अनरिलेटेड होंगे तो भी हम इससे कैलकुलेट करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेट में 5 प्रकार के क्वाड्रेट बताए गए। लीस्ट क्वाड्रेट, काउंट क्वाड्रेट, चार्ट क्वाड्रेट, परमानेंट क्वाड्रेट और नेस्ट क्वाड्रेट। अब एक एक को हम लोग समझेंगे। लीस्ट क्वाड्रेट मतलब लीस्ट ऑफ ऑकरेंस ऑफ स्पीसीज इन अ सैंपल एरिया फॉर इन्वेस्टिगेशन। मतलब यहां से आपको पता चलेगा फ्रीक्वेंसी, किसी स्पीसीज का डिस्पर्सन और उसकी फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग इन्वायरमेंटल सैंपलिंग। माने एक क्वाड्रेट में जो स्पीसीज सबसे कम है उसी को गिन रहे हैं। ठीक है। फिर लीस्ट काउंट क्वाड्रेट क्या है? इसको काउंट क्वाड्रेट भी कहते हैं। ये न्यूमेरिकल काउंटिंग होती है फॉर जो है आपका इंडिविजुअल स्पीसीज, और ये इस्तेमाल की जाती है अबंडेंस और डेंसिटी के लिए इन एनवायरमेंटल सैंपलिंग। ये सब ध्यान रखिएगा। लीस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए, लीस्ट काउंट अबंडेंस और डेंसिटी के लिए, ये क्या है? न्यूमेरिकल काउंट है। फिर चार्ट काउंट की बात आती है। चार्ट काउंट मतलब कि पेंटोग्राफ का प्रयोग। आप ये देख रहे हैं, दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज पेंटोग्राफ। ये पेंटोग्राफ कहलाता है, इसको हम पेंटोग्राफ कहते हैं। ये देखिए, एक जगह पे ये फिक्स होता है और एक स्केलिंग इसकी मूव करती है। तो इसका एक कॉपी यहाँ पर भी बनता है। एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ बनेगा, इसी का एक फोटोकॉपी यहाँ बनेगा। ठीक है। इकोलॉजिकल सैंपलिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये पेंटोग्राफ चार्ट क्वाड्रेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ग्राफ होता है, उस पर ये रन करता रहता है। ठीक है, मूवमेंट कराते हैं। परमानेंट क्वाड्रेट क्या है? परमानेंट क्वाड्रेट मतलब कि किसी एक ही इलाके की आप लगातार सैंपलिंग कर रहे हैं। क्वाड्रेट तो क्वाड्रेट है, पर परमानेंट क्या है? वो वहीं पे फिक्स रहेगा। आप उसी इलाके की पर्टिकुलर जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है। परमानेंट क्वाड्रेट का इस्तेमाल जो है लॉन्ग टर्म क्वांटिटेटिव डेटा के एनालिसिस के लिए किया जाता है। फिर नेस्टेड क्वाड्रेट आता है। नेस्टेड क्वाड्रेट मतलब कि कई लेयर में स्टडी करनी है अगर, तो हमको जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो है नेस्टेड क्वाड्रेट। माने एक साथ कई क्वाड्रेट, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा करके एक नेस्ट टाइप का बनाते हैं, और उससे हम वेजिटेशन की सैंपलिंग और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो उस टेक्निक को हम नेस्टेड क्वाड्रेट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लीस्ट क्वाड्रेट फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, काउंट क्वाड्रेट डेंसिटी और अबंडेंस के लिए होता है, चार्ट क्वाड्रेट स्केल स्टडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज होता है। किसके मदद से? पेंटोग्राफ की मदद से। परमानेंट क्वाड्रेट, वो क्वाड्रेट वहाँ पे फिक्स रहेगा, एक ही स्थान की बार बार सैंपलिंग करने के लिए वो डिज़ाइन किया जाता है। नेस्टेड क्वाड्रेट क्या है? कई लेयर में सैंपलिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब आता है थर्ड मेथड, पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड क्या है? इसमें सेट ऑफ नेल्स के थ्रू हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सेवरल पॉइंट्स होते हैं ग्राउंड पे। अब आप देख रहे होंगे ये 2 प्रकार का है। एक है पॉइंट फ्रेम मेथड और दूसरा है पॉइंट सेंटर मेथड। पॉइंट फ्रेम मेथड को लेवी एंड मेडन ने 1933 में दिया था। सब लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझिए इसको। ये जो ऊपर इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है, इसी तरह यही होता है ये, और काम ऐसे करता है। अब इसको हमने ग्राउंड पे फिक्स कर दिया,
एक इसको ग्राउंड पे फिक्स कर दिया। अब जो स्पेसीज इस पॉइंट के नीचे आएगी, समझ रहे हैं, जो स्पेसीज इस पॉइंट के नीचे आएगी, इस पॉइंट के नीचे आएगी, तो जो पॉइंट जिसको टच करेगा उसी स्पेसीज को हम काउंट करेंगे। ये देखिए जहां पे हिट हुआ, जहां पर इसको लेंगे सीधे से रख देंगे ग्राउंड पे। अब जहां पर वो हिट हो रहा है स्पेसीज को, अब ये देखिए मिस लिखा है, ये मिस हो गया, इसको नहीं जोड़ेंगे। जो हिट होगा उसको जोड़ेंगे। कहीं से भी पत्ती भी टच कर जाएगी तो उसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, देख रहे हैं, देखिए हिट्स को काउंट कर रहे हैं, मिस को नहीं काउंट कर रहे हैं, हिट को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये पॉइंट फ्रेम मेथड जहां जहां पर स्पेसीज हिट होगी इसके निडल से, उसको काउंट करेंगे। ठीक है, क्लियर। 60 सेंटीमीटर लंबी नेल होती है ये, 60 सेंटीमीटर। द फ्रेम एंड माउंटेड पेयर ऑफ लेग द होल फिटेड ऑफ 60 सेंटीमीटर लॉन्ग नेल्स। ठीक है, ये बहुत लंबी नेल्स होती हैं, कतार होती है इनकी। इसमें करीबन 10-20 एज पर एरिया इसका इस्तेमाल किया जाता है और नंबर ऑफ स्पीसीज हिट्स को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा मेथड इसमें है पॉइंट सेंटर्ड क्वार्टर मेथड। इसको डिस्टेंस क्वार्टर मेथड कहते हैं। इसको कॉटम एंड क्रूटर्स ने 1956 में दिया था। इसमें क्या होता है कि एक वुडन जो है कंपास होता है, एक नेल होती है, उसके ऊपर एक कंपास होता है। वह कंपास के साथ उस नेल को जमीन पर रैंडमली या सिलेक्टेड साइड पर रखा जाता है। फिर जो वेजिटेशन उससे टच हुई, उससे रिलेटेड चारों ओर देखिए 4 कोऑर्डिनेट ले डाउन किए जाएंगे। ये एक ऐसे नेल होती है, ठीक है, इसके ऊपर जो है कंपास होता है, ये बहुत पतली सी एक नेल होती है। इसको ग्राउंड में आइदर रैंडम और सैंपलिंग साइड पर माउंट किया जाता है और माउंट करने के बाद से इसके डायरेक्शन में 1 कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट और 4 कोऑर्डिनेट की सैंपलिंग की जाती है। ठीक, और जो स्पीसीज इस नेल के नियरेस्ट होगी उसी की डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं। सिंपल मेथड है। इसमें स्पीसीज के जो किस डायरेक्शन में स्पीसीज का बहाव हो रहा है, किस डायरेक्शन में स्पीसीज की डोमिनेंसी जा रही है, उसका इन्वेस्टिगेशन हम इससे करते हैं। फ्रीक्वेंसी, अब आइए फ्रीक्वेंसी को अलग से इलैबोरेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? डिस्पर्सन, डिग्री ऑफ डिस्पर्सन ऑफ इंडिविजुअल इन एन एरिया। एक स्पीसीज का कितनी बार उसमें आना एक पर्टिकुलर सैंपलिंग एरिया में एक यूनिट टाइम पर फ्रीक्वेंसी कहलाता है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, चूंकि हम कोऑर्डिनेट मेथड में जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट इन विच स्पीसीज आकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट सैंपल। कितना कोऑर्डिनेट हमने सैंपल किया और नंबर ऑफ स्पीसीज जो उसमें आई। सिंपल है। अब परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में यही चीज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। देखिए सिंपल फ्रीक्वेंसी अलग होती है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी अलग होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सारी किताबों में हर जगह इंटू 100 है, तो इंटू 100 हर जगह नहीं होता है। कहते हैं ना कि हर पीली टिकिया, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती और हर नीली टिकिया जो है साबुन नहीं होता है। बस वही समझे रहिए। फ्रीक्वेंसी कैन बी ऑल्सो स्टडीड बाय द बेल्ट एंड लाइन ट्रांजेक्ट। अब यहाँ देखिए वही टोटल नंबर ऑफ हिट्स ऑफ स्पीसीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ हिट मेड। देख रहे हैं, सिंपल है एकदम सिंपल इन केस ऑफ बेल्ट ट्रांजेक्ट और लाइन ट्रांजेक्ट, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव का इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। रेनन कुलर ने 1934 में एक लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी भी दिया था। लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 कोऑर्डिनेट के सैंपलिंग पे निर्भर करता है। इसमें क्या होता है कि रेनन कुलर ने 5 फ्रीक्वेंसी क्लासेस बताई। 5 फ्रीक्वेंसी क्लासेस कौन कौन सी हैं? पहला है ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, ये 5 फ्रीक्वेंसी क्लासेस हैं। अब एज पर द लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी को इसको लिखा कैसे जाता है? ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू लेस देन डी
डी लेस देन ई। हर फ्रीक्वेंसी की एक नॉर्मल वैल्यू होती है। कैसे पता करें कि आपका इक्वेशन सही है, कैसे पता करें कि आपने कोऑर्डिनेट सैंपलिंग किया वो सही है, यहीं से पता चल जाएगा। ए 53%, बी 14%, सी 9%, डी 8% और ई 16% की एवरेज वैल्यू में होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हम एक और फ्रीक्वेंसी के मैकेनिज्म को समझते हैं जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ये उसका परसेंटेज ऑब्जर्वेशन होता है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ स्पीसीज अपॉन नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ ऑल स्पीसीज, मतलब टोटल स्पीसीज जितने हैं, और अपॉन नंबर ऑफ स्पीसीज, एक पर्टिकुलर स्पीसीज जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है, इनटू 100। जैसे मान लीजिए हमने 10 क्वाड्रेट फेंका, ठीक है, 10 क्वाड्रेट में एक स्पीसीज पहले में आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आया। हर क्वाड्रेट में 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे आया, ठीक है। अब ये वैल्यू अपॉन, इसको सबको जोड़ देंगे, अपॉन 10 इंटू 100, तो जो आएगा वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेल्ट ट्रांजिट से भी निकल सकती है, बेल्ट ट्रांजिट से ही निकल सकती है, ऐसा नहीं है। तो कैसे निकलेगी, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए मैंने उसको भी यहाँ रखा हुआ है। इसलिए ऐसे निकलेगी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ जो है पॉइंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ स्पीसीज इंटू 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉइंट टेकन फॉर ऑल स्पीसीज। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ स्पीसीज मतलब आपके सैंपलिंग पॉइंट पे कितने स्पीसीज ऑकर हुए अपॉन टोटल नंबर ऑफ जो है आप पॉइंट जितना लिए थे उसमें कितने स्पीसीज थे इंटू 100। तो इससे आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन लाइन एंड बेल्ट ट्रांजिट मेथड निकलेगा। ये इसमें बेल्ट और इसमें लाइन। अब आइए अबंडेंस पे। अबंडेंस क्या है, किसी स्पीसीज का नंबर ऑफ स्पीसीज की संख्या बहुत ज़्यादा हो। स्टडी नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन डिफरेंट स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज इन कम्युनिटी पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अबंडेंस बताते हैं, तो ये सिंपली कैलकुलेशन है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन ऑल क्वाड्रेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच स्पीसीज आकर। टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच स्पीसीज आकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल जो है क्वाड्रेट में जिसमें स्पीसीज है। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन ऑल क्वाड्रेट मतलब 10 क्वाड्रेट आपने लिया तो किन किन क्वाड्रेट्स में वो स्पीसीज है अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच स्पीसीज आकर। मतलब पूरा का पूरा कैलकुलेट कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए तो ये आपका अबंडेंस आ जाएगा। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी मतलब कि स्पीसीज की घनत्व। घनत्व भी एक न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है और ये न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कैलकुलेट होता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज इन ऑल क्वाड्रेट। सभी क्वाड्रेट में इंडिविजुअल स्पीसीज को आप देखिए कितने हैं, कैलकुलेट करिए उनके नंबर को, और कितना क्वाड्रेट आपने सैंपल किया है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, 10 किया 20 किया 100 किया, ठीक है। अब रिलेटिव डेंसिटी करना है, इसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है क्योंकि हमको IVI कैलकुलेट करना होगा। तो उस आधार से नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज इन ऑल क्वाड्रेट अपॉन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीसीज इन ऑल क्वाड्रेट इंटू 100 मतलब टोटल कैलकुलेशन इंटू 100। तो इससे हम निकलेगा रिलेटिव डेंसिटी। फिर बेसल कवर की बात आती है। बेसल कवर की बात आती है तो बेसल कवर को ये समझ लीजिए कि इसको इंडेक्स ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है, ठीक है। हायर द बेसल एरिया ग्रेटर द डोमिनेंस, हायर द बेसल एरिया ग्रेटर द डोमिनेंस। और एक चीज और बता दें, ग्रेटर द डोमिनेंस लेजर द डाइवर्सिटी। अभी आगे है। अब अगर हम किसी भी स्पीसीज की बेसल एरिया को कैलकुलेट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसको डायमीटर में कवर करेंगे, ठीक है। अब बेसल का कवर का स्टडी से हम कैनापी और ग्राउंड आपका कैनापी लेवल और ग्राउंड लेवल पे बेसल एरिया, ये आपका ग्राउंड लेवल पे उस स्पीसीज की हम चौड़ाई की बात कर रहे हैं, दोनों का अध्ययन करते। कैनापी मतलब क्या हुआ, मान लें
कैनापी मतलब समझे? कभी देखे हैं मोबाइल के लिए कैनापी लगा के दुकान लगा के बैठे रहते हैं सब, सिम उम ले लो, तो दिस इज नोन एज कैनापी। और ये एरिया हो गया इसका, जो इस पर्टिकुलर पेड़ की चौड़ाई है, इसका बेसल एरिया हो गया है। ठीक है, अभी मैं और सुंदर बनाने की कोशिश करूंगा, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, सॉरी फॉर दैट। अब इसमें मुख्य पॉइंट क्या नोट करने वाली है, ध्यान रखने वाली पॉइंट, एवरेज इंडिविजुअल जो भी है उसमें, जो हम बेसल कवर में पढ़ रहे हैं, बेसल इस कवर पर स्क्वायर मीटर के आधार पर हम डेंसिटी का निर्धारण करते हैं। दिस एरिया मतलब जहां पे हम सैंपलिंग कर रहे हैं, ऑफ एन एवरेज इंडिविजुअल व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी गिव द बेसल कवर। एरिया को अगर हम जो है डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको बेसल कवर मिलेगा, और जो बेसल कवर मिलेगा वो पर स्क्वायर मीटर। अब किसी ट्री का बेसल कवर लेना है, कैसे लेंगे, ध्यान रखिए, पूछ सकता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्री के सामने आप खड़े हो जाइए, ठीक है, जो ब्रिस्ट हाइट होती है, ब्रिस्ट हाइट और चेस्ट हाइट अलग अलग होती है। चेस्ट की बात करें तो आर्म पिट से माने जिसको आप कांख कहते हैं, आर्म पिट से आपको अगर नापा जाए तो वो चेस्ट हाइट होगी, और जो ब्रीस्ट हाइट होती है वो अपर एब्डोमेन और आपके ब्रीस्ट का मापन होता है। अपर एब्डोमेन मापन, अपर एब्डोमेन होता है ना, अपर, जहाँ से आपके जो है क्या नाम है, रिब्स जॉइंट होते हैं। आप अपना देखेंगे चेस्ट को, तो आप देखेंगे आपके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपके रिब्स जो है लेफ्ट और राइट, ये ब्रैकेट जॉइंट हो रहा है, वो पॉइंट आपको महसूस होगा। इसी पॉइंट का आप लंबाई लीजिए तो ये ब्रीस्ट हाइट कहलाती है। ठीक है, एक्चुअली में इसका लंबाई एक ब्रीस्ट हाइट माना गया है क्योंकि ह्यूमन सैंपलिंग करता था। अब जो है उसको एक फिक्स पैरामीटर है, वो 1.5 मीटर ब्रीस्ट हाइट माना गया है, और यहाँ से जो है सैंपलिंग करते हैं। ट्रॉपिकल एरिया में सैंपलिंग जो है वो बट हाइट से की जाती है। BUTT है, मतलब कमर, आपका जो कमर है उस कमर के हाइट को लिया जाता है। ठीक है, इट इज BUTT। ये यहाँ पे जो लिखा है ये BUTT, बट हाइट। ठीक है, आपके कमर के हाइट को से मेजर किया जाता है। आर जो ये बेसल कवर है, R इक्वल टू होता है सरकमफ्रेंस ऑफ द ट्री, पूरे ट्री का सरकमफ्रेंस अपॉन 2πr। R रेडियस है, पाई 3.14 या 22/7। ठीक है, अब अगर हम बेसल एरिया निकाल रहे हैं तो एक फार्मूला है कि πr²। कहीं कहीं पर बेसल एरिया का फार्मूला 4πc² होता है। तो c² मतलब वही सरकमफ्रेंस ऑफ द ट्री। यह इस्तेमाल होगा कैनापी कवर में, क्योंकि जब हम किसी भी ट्री की कैनापी कवर को लेते हैं तो कई जगह से हम बेसल एरिया लेते हैं। यहाँ पर एक फीता को यहाँ पर रखेंगे सेंटर में, और इस पूरे लेंथ को कई डायमेंशन, कई बार में हम इसको मेजर करेंगे, और इन सबके मेजरमेंट का हम लेंगे एवरेज, और एवरेज लेने के बाद से तब निकलता है कैनापी कवर। बेसल एरिया से रिलेटिव डोमिनेंस निकलता है, रिलेटिव डोमिनेंस भी मिल जाता है। रिलेटिव डोमिनेंस होता है टोटल बेसल एरिया ऑफ स्पीसीज इंटू 100 अपॉन टोटल बेसल एरिया ऑफ ऑल स्पीसीज। उस इलाके के सारे स्पीसीज का बेसल एरिया प्लस जो है जिस स्पीसीज का आप अध्ययन कर रहे हैं उसका बेसल एरिया इंटू 100। तो ये रिलेटिव डोमिनेंस निकलता है बाई बेसल एरिया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बेसल एरिया का मेजरमेंट ट्रॉपिक्स में आपके कमर के हाइट से नापा जाएगा, और
हर जगह पे और बाकी सभी जगहों पे आपके ब्रीस्ट हाइट या 1.5 मीटर से उसकी सैंपलिंग होगी, मेजरमेंट होगी। अब आता है इंपॉर्टेंट वैल्यू इंडेक्स। ये पॉलीग्राफ, ये आप देख रहे हैं, ये चार्ट जो गोल सा बनेगा ये पॉलीग्राफ कहलाता है। ये पॉलीग्राफिक जो एनालिसिस होता है, इससे पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। स्पीसीज का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, स्पीसीज का जो है कम्युनिटी स्ट्रक्चर, परसेंटेज वैल्यूज सारी इसमें ऐड की जाती हैं, तो इससे पिक्चर क्लियर होकर सामने आ जाती है। इंपॉर्टेंट वैल्यू इंडेक्स में क्या हम कैलकुलेट करते हैं? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव डोमिनेंस एंड रिलेटिव डेंसिटी, इनको हम ऐड करते हैं। और ऐड करने के बाद जैसे कैलकुलेशन था वहाँ पे, तो वो वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे सिंपली ऐड कर देना है और ये बन जाएगा आपका IVI, इंपॉर्टेंट वैल्यू इंडेक्स। इसके बाद इंडेक्स ऑफ डोमिनेंस आता है। इंडेक्स ऑफ डोमिनेंस दो भाग में बटा है, डेंसिटी इंडेक्सिंग और डोमिनेंस इंडेक्सिंग। डेंसिटी इंडेक्सिंग मतलब अल्फा इंडेक्स, बीटा इंडेक्स और गामा इंडेक्स। डोमिनेंस इंडेक्स सिम्पसन इंडेक्स, सिमिलरिटी इंडेक्स, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स, डिससिमिलरिटी इंडेक्स एंड सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इंडेक्स को पहले समझिए। अल्फा इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी मतलब, अल्फा डाइवर्सिटी मतलब सिंगल कम्युनिटी की स्पीसीज का हम पढ़ रहे हैं एक इन्वायरमेंट में। बीटा मतलब प्लांट का कंपोजिशन विथ सेवरल कम्युनिटीज के साथ, हम मोर देन वन कम्युनिटी के साथ हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। प्लांट के कंपोजिशन को ध्यान रखिएगा। फिर गामा डाइवर्सिटी क्या है? गामा इंडेक्स डाइवर्सिटी है नंबर ऑफ सैंपल ऑफ कम्युनिटी टेकन इन अ रेंज, टेकन इन अ रेंज। ये आइडियल है, IDE, आइडियल, आइडियल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब हमको क्या डाइवर्सिटी इंडेक्स से क्या मिल रहा है? इंक्रीज इन डोमिनेंसी, डाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाती है। जब डोमिनेंसी इंक्रीज होगी, डाइवर्सिटी जाहिर सी बात है डिक्रीज हो जाएगी। डाइवर्सिटी जो है वो प्रिंसिपल मैकेनिज्म है टू जनरेट कम्युनिटी स्टेबिलिटी के लिए काम आता है। डोमिनेंस प्रिंसिपल मैकेनिज्म है फॉर कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी एनालिसिस के लिए। और इंक्रीज इन नंबर इन ईच स्टैंड जो है वो इन्हांस करता है इफिशियंसी को, या वही इकोलॉजिकल इफिशियंसी को। और साइट जो है जहाँ पर उसका हम स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पर डिक्रीजिंग एफिशिएंसी को और कंपटीशन को इवैल्यूएट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए वाइल्ड लाइफ में अल्फा, बीटा और गामा, समझ गए लिंक कहाँ से कहाँ रिश्ता जुड़ा। अब आइए इंडेक्स ऑफ डोमिनेंस पे, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। डोमिनेंस इंक्रीजेस, डाइवर्सिटी डिक्रीजेस, यही सिम्पसन ने बताया। सिम्पसन ने 1949 में जो इंडेक्स दिया वो इंडेक्स ऑफ डोमिनेंस है। आप ऊपर इक्वेशन देख रहे हैं, C = सिग्मा NI² N। NI क्या है? इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ स्पीसीज है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल, बायोमास, प्रोडक्टिविटी ओवर अ यूनिट एरिया। ये जो सिंगल O देख रहे हैं, इट इज F, इट इज F, OF, ऑफ। Importance value of species in terms of number of individual, biomass, productivity over a unit area। N क्या है? Total corresponding importance value of the component of same area में। और सिग्मा सिमुलेशन है। फिर सिमिलरिटी इंडेक्स आया, अभी तो डोमिनेंस आया, फिर सिमिलरिटी इंडेक्स आया। सिमिलरिटी इंडेक्स सोरेनसन ने दिया 1984 में। इसमें बताया गया कि दो स्पीसीज में सिमिलरिटी कैसे निकाली जाए। तो सिमिलरिटी S = 2C/AB। AB क्या है? स्पीसीज है। C क्या है? नंबर ऑफ स्पीसीज कॉमन इन बोथ द स्टैंड, इन बोथ द स्टैंड। यहाँ पे जो आप O देख रहे हैं कॉमन इन है, इन बोथ द स्टैंड। यहाँ पे ऊपर जो आप O देख रहे हैं, यहाँ पर ऑफ है, ऑफ है, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये O, इट इज इन, IN, इन, ठीक है। अपने नोट्स में आप इसको इन लिखिएगा। बोथ द स्टैंड है। फिर एक आता है डिसिमिलरिटी इंडेक्स। अब भाई सिमिलरिटी तो हो गया,
अब डिसिमिलरिटी कैसे कैलकुलेट करते हो? डिसिमिलरिटी बहुत सिंपल है। डिसिमिलरिटी मतलब 1 माइनस सिमिलरिटी, सिमिलरिटी में से एक घटा देंगे तो वो डिसिमिलरिटी हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ये सारा कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मैंने डाल रखा है। फिर स्पीशीज डाइवर्सिटी इंडेक्स की बात आती है पूरे ग्लोबल। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब होता है डाइवर्सिटी डी इक्वल टू एस अपॉन अंडर रूट एन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अब ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो आप चाहे बायोमास से रख दीजिए चाहे बेसल कवर से कैलकुलेट करके रख लीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आएगी ये आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी बताएगी। फिर सैनॉन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, सैनॉन वार्नर और सैनॉन वार्नर इंडेक्स ये सब एक ही चीज़ है। ये सैनॉन एंड वार्नर ने 1949 में इसको डिस्कवर किया था। इसमें हम स्पीशीज के पॉपुलेशन की साइज, ग्रोथ, सारी चीज़ों को एक जगह कलेक्टिवली हम देखते हैं। एच सिग्मा ब्रैकेट में एन आई अपॉन कैपिटल एन लॉग एन आई अपॉन कैपिटल एन ब्रैकेट क्लोज। लॉग जो है लॉग बेस ऑफ 10 है। तो एच है सिम्पसन इंडेक्स, एन आई है स्मॉल एन और स्मॉल आई है सैम नंबर ऑफ स्पीसीज, एन है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, पी आई है इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्पीसीज, एन आई अपॉन एन पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्पीसीज विच बिलोंग्स टू आई। ठीक, तो ये आपका सैनॉन इंडेक्स है, सैनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स। अब सीन इकोलॉजी एंड कम्युनिटी डायनेमिक्स को हम देखें तो सीन इकोलॉजी में जो कम्युनिटी डायनेमिक्स है वो डिस्कस करता है डायनेमिक सिस्टम जो कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट करती हैं ईच अदर, एक दूसरे से। तो डायनेमिक सिस्टम की जब बात आती है तो कौन सा सिस्टम डायनेमिक है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज द सिंगल लार्जेस्ट डायनेमिक सिस्टम ऑफ द प्लैनेट। ठीक, अब तक कम्युनिटी डायनेमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सारा कुछ सक्सेशन से रिलेट करके उसके क्लाइमेक्स स्टेज को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। सीन इकोलॉजी में कम्युनिटी डायनेमिक्स जो है वो सक्सेशन के क्लाइमेक्स स्टेज को इलेबोरेट करता है कम्युनिटी के अपग्रेडेशन, अबंडेंस, फ्रीक्वेंसी, डोमिनेंस, डेंसिटी के वैल्यूज के आधार पर, मतलब क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इन्वेस्टिगेशन के आधार पर। इसमें क्या है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर मैं आपको इसको ग्राफिकली समझा रहा हूं। अब आप ये देखिए, जो मैं यहां समझाऊंगा वो चीजें यहां लिखी हुई हैं। अब कम्युनिटी डायनेमिक्स को हम समझ रहे हैं सक्सेशन में। अगर सक्सेशन हेट्रोट्रॉफिक है तो वैल्यू देखिए P अपॉन R इज लेस देन 1। अगर सक्सेशन ऑटोट्रॉफिक है तो P अपॉन R इज ग्रेटर देन 1। ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं बहुत घुमा घुमा के, ऑब्जेक्टिव्स के हर पेपर में रहता है। P और R अगर इक्वल टू 1 है तो स्टेज क्या होगी? क्लाइमेक्स होगी। देख रहे हैं? और ये किस में बन रहा है? कम्युनिटी प्रोडक्शन और कम्युनिटी के रिस्पायरेशन में। मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कम्युनिटी डायनेमिक्स में। हम सक्सेशन के उस क्लाइमेक्स स्टेज को देख रहे हैं जो कि लगभग स्टेबलाइज्ड है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? आइदर ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप सक्सेशन रन कर रहे हैं। अब देखिए इसमें जो एरो ये बना है इसको आप देखिए, ये एरोज, ये जो तीर तीन बने हैं, ये तीर क्या है? अगर मान लीजिए P अपॉन R इज लेस देन 1 होता है तो सक्सेशन हेटरोट्रॉपिक है, पर पूरा इक्विलिब्रियम मूव करके शिफ्ट करता है, पूरा डायनेमिक सिस्टम शिफ्ट करता है टू मेक P अपॉन R इक्वल टू 1। अगर मान लीजिए सक्सेशन हेटरोट्रॉपिक है और वैल्यू P अपॉन R इज लेस देन 1 है तो पूरा का पूरा फेज शिफ्ट करेगा किस तरफ? नेचर ऐसा मोड बनाएगी, ऐसा उसमें टर्न देगी कि वो पूरा जो आपका फेज है वो P अपॉन R इक्वल टू 1 की तरफ शिफ्ट होना शुरू होगा। और P अपॉन R इक्वल टू 1 मतलब क्या है? क्लाइमेक्स।
क्लाइमेक्स स्टेज की तरफ वो मूव होगा। ऑटोट्रॉप में भी यही होता है। अगर ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन है, अगर सक्सेशन ऑटोट्रॉपिक है और P अपॉन R इज ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 होगा तो ऑटोट्रॉपिक होगा, लेस देन 1 होगा तो हेटरोट्रॉपिक होगा, और इक्वल टू 1 होगा तो क्लाइमेक्स होगा। अब ऑटोट्रॉपिक अगर हो गया तो भी वो मूव करेगा, कब, कहाँ के लिए, टू क्लाइमेक्स, मतलब P अपॉन R इक्वल टू 1। यहीं से पता चलता है कि नेचर खुद को इक्विलिब्रियम में रखने की क्षमता उसकी कितनी दृढ़ है, कितनी दृढ़ है कि हर कंडीशन में वो एक क्लाइमेक्स स्टेज पर जाना चाहती है, और उसके लिए वो इकोलॉजी के किसी भी डायनेमिक्स का सहारा लेती है। और ये जानकारी हमको कहाँ से मिल रही है? हमको फ्रीक्वेंसी, लाइन ट्रांजिट, बेसल कवर, सिम्पसन इंडेक्स, डाइवर्सिटी इंडेक्स, अल्फा बीटा इंडेक्स से ये सारी जानकारियाँ हमको इवेल्युएटेड फॉर्म में, कैलकुलेटेड फॉर्म में सटीकता से मिल रही हैं। यही सीन इकोलॉजी में कम्युनिटी डायनेमिक्स है, यही सीन इकोलॉजी में कम्युनिटी डायनेमिक्स है। एक बार इसको आप समझ लीजिए कि कम्युनिटी प्रोडक्शन, कम्युनिटी रिस्पायरेशन के बीच में ये ग्राफ बना है। ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन होगा जब, कब ऑटोट्रॉपिक होगा? जब P अपॉन R ग्रेटर देन 1। प्रोडक्टिविटी में और सारे वीडियोस ऊपर हैं जो, उसमें देखिएगा, ये सब बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अब P से प्रोडक्शन, R से रिस्पायरेशन। प्रोडक्शन अपॉन रिस्पायरेशन ग्रेटर देन 1 है तो ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन है, प्रोडक्शन अपॉन रिस्पायरेशन लेस देन 1 है तो हेटरोट्रॉपिक है, और प्रोडक्शन अपॉन रिस्पायरेशन इक्वल टू 1 है तो स्टेज क्लाइमेक्स की है। सक्सेशन का जो एट्रीब्यूट है इन कम्युनिटी डायनेमिक्स वो क्या आता है कि इट इज एन ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, रीजनेबली डायरेक्शनल, देयरफॉर प्रेडिक्टेबल। जो सक्सेशन में मैंने बताया था, सक्सेशन इज अ डायरेक्शनल एंड प्रेडिक्टेबल, वो कहाँ से है? वो यही से, यही सीन इकोलॉजिकल कैलकुलेशन उसको बता रही है। इट रिजल्ट द मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट बाय द कम्युनिटी, इट क्यूमुलेट एंड एस्टेब्लिश द इकोसिस्टम विथ अ मैक्सिमम बायोमास, विथ अ मैक्सिमम बायोमास। कहाँ से पता चला? सीन इकोलॉजिकल पैटर्न और कम्युनिटी डायनेमिक्स को जब सक्सेशन में देखा गया तब पता चला। ओवरऑल क्या है? रेजिस्टेंस इंक्रीजेस वाइल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज कर जाती, रिसाइलेंस। अब आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रोल ऑफ कम्युनिटी डायनेमिक्स इन सीन इकोलॉजी, क्या क्या फाइंडिंग्स हमको मिलती हैं? बायोमास पर यूनिट एरिया इंक्रीज विद द सिस्टम ऑफ मैच्योरिटी, जैसे जैसे सिस्टम मैच्योर होगा बायोमास पर एरिया, यूनिट एरिया इंक्रीज करेगा। दूसरा, जर्नल अपीयरेंस ऑफ द कम्युनिटी की जानकारी मिलती है। तीसरा, कैनोपी कवर के बारे में जानकारी मिलती है। जितना आप जानकारी इसमें चाहें, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। कैनोपी कवर के बारे में जानकारी मिलती है, सेवरल लेयर्स, ये जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैंने लिखा है। फिर रूट एरिया, फिर रूट एरिया इंडेक्स, फिर रूट के बारे में डिफरेंट लेयर्स के, पहला वीडियो में है अलग अलग टाइप के रूट्स के बारे में, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? वो यहीं से मिलती है। न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में जानकारी मिलती है। अगर सिस्टम क्लोज या इंट्राबायोटिक हुआ तो इफिशिएंट न्यूट्रियल मैकेनिज्म होगा, ठीक है, इसकी जानकारी हमको मिलती है। फिर रोल ऑफ डिट्रस सिस्टम जो है, डिट्रस इकोसिस्टम, सैप्रोफिटिक इकोसिस्टम जो आपका रन करता है, उसको, उसका सिग्निफिकेंस यहाँ पता चलता है, उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निच स्पेशलाइजेशन की जानकारी यहाँ पे प्राप्त होती है। निच डाइवर्सिटी के बारे में हम कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। फिर माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमको प्रोवाइड करता है अंडरस्टैंड करने के लिए रिलेशनशिप अमंग कंपोनेंट ऑफ स्पीसीज के बारे में। और लास्ट इसका है कि ये लाइफ साइकिल ऑफ मैच्योर जो कम्युनिटी है उसके बारे में बताता है, जहाँ पे के टाइप जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी ऑप्ट की जाती है। ये पूरा आपका कम्युनिटी डायनेमिक्स इन सीन इकोलॉजी है। इसके आई बटन में आए वाले सारे वीडियो देख लीजिएगा। और मैं आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि कृपया
इसका पार्ट 1 देख लें तभी इसको देखें। अगर आप ये देख रहे हैं तो पहले पार्ट 1 आई बटन में है, उसको देख लीजिए, तब इसको देखिएगा, तभी ये समझ में आने वाला है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।